देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 38 दिया हो 1 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की 1 मिलीमीटर की थिक लेयर है ना, ये दिया हो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की थिक लेयर है ग्लिसरीन। प्लेट एरिया, यहाँ पर जो एरिया होगी, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ऐसे मैं बनाऊंगा है ना, मान लीजिए मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया बना, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ लार्ज प्लेट, यूजिंग द प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ लार्ज प्लेट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, यानी यहां पर बीच में क्या है, ग्लिसरीन है, और इस ग्लिसरीन की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है नीटा, कितना दिया हुआ 1 kg पर मीटर सेकंड, है ना, ये दिया हुआ। देन व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द स्मॉलर प्लेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 7 सेकंड, यानी इस स्मॉलर प्लेट को मूव कराना है कितनी स्पीड से, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये रेस्ट पर होगा, इसकी स्पीड 0, ऊपर वाले को मूव कराना है ना, मूव कराने के लिए भाई विस्कस फोर्स चाहिए, तो कितना विस्कस फोर्स चाहिए भाई पूछा है, क्या पूछा है, then what force is required to move the smaller plate, है ना, उसको मूव कराने के लिए विस्कस फोर्स दिया, उसका फॉर्मूला क्या था, नीटा ए dv अपॉन, ये 0 है नीचे वाले प्लेट जो बड़ा है, फोर्स पूछा है, नीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ 1 kg पर मीटर सेकंड, ये यूनिट वही है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वही से इनटू एरिया दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इनटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। dv मतलब ये स्पीड में चेंज कितना हुआ, तो ये 0 होगा, नीचे वाला 0 और ऊपर वाला 7 है, तो 7 - 0 कितना होगा 7, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड या तो मीटर पर सेकंड में 10 की पावर इनटू dy, दोनों के बीच में क्या होगा, जो डिस्टेंस है 1 mm है, तो 1 mm का मतलब 10 mm। अरे बोलो भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 को आगे लिखते जाएंगे, ये देखिए 100 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इनटू 10 की पावर -1, यानी आ जाएगा 0.7 ये आया, ये आया 0.7। बस फॉर्मूले पे आपको रखना था, सब कुछ दिया था, नीटा दिया था, ए दिया था, डी दिया था, डी वाई दिया था, नोट करेंगे आप। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 39 में दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर एट द सरफेस, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए रिवर दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस, ऊपर वाला जो सरफेस है इसकी स्पीड दिया हुआ कितनी 18 किलोमीटर, और आपको ये जो रिवर इज 5 मीटर डीप, यानी ये इसकी हाइट यानी डी बाई ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर, इसकी गहराई रिवर की दिया हुआ 5 मीटर, एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछा है यानी फोर्स अपॉन एरिया बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी दिया हुआ है, विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है नीटा 10 की पावर -3 पॉइजने दिया हुआ है। तो देखिए पॉइस अलग होता है, पॉइजने अलग होता है, पॉइजने जो होता है ना वो एसआई यूनिट ही होता है, यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, बात समझिएगा। अगर पॉइस दिया रहता तो वो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर होता है, यानी सीरियस यूनिट होती, तब 10 से डिवाइड करना। पॉइजने दिया हुआ तो पॉइजने जो होती है वो एसआई यूनिट होती है, यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर। डेटा पॉइस को ही पॉइजने होती है, ठीक। यहाँ से देखिएगा फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया नीटा ए इनटू डीवी अपॉन डी, स्ट्रेस पूछा तो एरिया को ध्यान कर लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया यही तो पूछा है, स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा नीटा इनटू डीवी अपॉन नीटा दिया हुआ कितना 10 की पावर -3, डीवी कितना दिया 18 किलोमीटर पर आवर मीटर, 18 किलोमीटर को अगर हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 मल्टीप्लाई, बचपन में बहुत बचपन में जब आप छोटे थे तब ये सीखा था कि 5 मीटर पर से 5/18 मल्टीप्लाई करना, फिर 5 हो जाएगा और डी बाई 5 मीटर दिया 5 कैंसल, कितना जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर
समझा गया? बिल्कुल इजी दोनों क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, है ना? एक वाटर का ड्रॉप, ये वाटर है भैया, ये वाटर का ड्रॉप है जिसकी रेडियस दिया हुआ है 0.0015 mm इज फॉलिंग इन एयर। ये वाटर का ड्रॉप है मेरे भाई, वाटर का ड्रॉप है और ये कहाँ गिर रहा है? एयर में। यहाँ पर क्या है? एयर में। The coefficient of viscosity of air, air की coefficient of viscosity दिया हुआ है नीटा 1.8 into 10 की power -5 kg per meter. What is the terminal velocity of the drop? Density of air can be neglected. समझिएगा। अब हमने जो पढ़ा था उसमें स्फेरिकल बॉल वाटर में जा रहा था, नीचे आ रहा था टर्मिनल वेलोसिटी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब यहाँ पर एक वाटर का ड्रॉप एयर में जा रहा है तो एयर इस पे ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर विस्कस फोर्स प्लस बायसी फोर्स इज इक्वल टू यही होगा। लेकिन बोला क्या है? डेंसिटी ऑफ इसका डेंसिटी नेगलेक्ट करने के लिए बोला एयर की डेंसिटी नेगलेक्ट, तो कौन सा फोर्स नहीं लगेगा? समझ में आ रही बात? यहाँ पर दो तरीके से, एक तो मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? आप क्या करेंगे? 2/9 r² रो ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द लिक्विड इनटू g अपॉन, यही होता है, यही पूछा है 2/9। अब इस ड्रॉप का रेडियस कितना 0.15 mm है, तो मैं 15 into 10 की पावर -5, बोलो मेरे भाई, -5 में -7, हाँ 4 और 3 7, -7, है ना? और रो ऑफ द बॉडी, बॉडी यहाँ पर वाटर खुद ही है, बॉडी का मतलब वाटर ड्रॉप, उसकी डेंसिटी कितनी है? वाटर ड्रॉप 1000 to 10 और लिक्विड की जगह यहाँ पर क्या है? एयर है। उसके चारों तरफ समझ में आ रही बात? इंटरचेंज में कर रहा हूँ। लिक्विड की जगह तो उसको निगलेक्ट करना, क्या रख देंगे? जी की वैल्यू 10 कर दीजिए। मीटा कितना दिया हुआ है? 1. आगे बात समझे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 2/9 ना, कैसे होगा सॉल्व? देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/9, 15 का स्क्वायर 225, 10 की पावर 7 -14 इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा और नीचे ये 18 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 9, ये हो जाएगा 225 अपॉन 81 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -4 बच जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 81 कितने टाइम जाएगा? हाँ, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे कितना जाएगा? 2.7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। 2.7 इंटू 10 की पावर -4। समझ में आई बात? बस इसमें जो एयर वाली लिक्विड वाली डेंसिटी थी, यानी एयर वाली डेंसिटी क्या लिखेंगे? 0 या अगर आप मेथड से लगाएंगे तो मैंने वहां बताया बाउंसिंग फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल। अगर बाय चांस आपको ये फार्मूला नहीं आता तो उसमें एयर यानी कि इसकी डेंसिटी नहीं है, उसके सराउंडिंग, तो जो सराउंडिंग में होता वही क्या लगाता है? बाउंसिंग फोर्स। क्योंकि जो बाउंसिंग फोर्स है उसी में तो आएगा रो ऑफ द लिक्विड इनटू v इनटू g, तो उसकी डेंसिटी निकले तो बाउंसिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो बस विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट। विस्कस फोर्स की जगह हम लिखेंगे 6 पाई मीटर rv, है ना? और वेट की जगह क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ द ये लिक्विड वाटर, है ना? इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब,
है ना, इनटू, बस यहाँ से आप निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बायनसी फोर्स को इग्नोर करें। क्यों बायनसी फोर्स को इसको इग्नोर कर रहे हैं? डेंसिटी जो दिया हुआ निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जो मेथड मैंने कर रहा है। या तो आप अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले कर लेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से ये वाले कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। सारी वैल्यू पुट करेंगे, पाई पे पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मीटा आर से कैंसिल करेंगे और बी करेंगे। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है, एक ग्लिसरीन दी हुई है, ग्लिसरीन की डेंसिटी दी हुई, यानी सराउंडिंग की डेंसिटी दी हुई, कितना दिया हुआ है? ग्लिसरीन की डेंसिटी कितना दिया हुआ है? D2 दिया हुआ है। यहाँ पर एक बॉल है जो नीचे इसके गिर रहा है, स्फेरिकल बॉल, जिसकी डेंसिटी D1 दिया हुआ है ना, डेंसिटी इसका मास दिया हुआ कैपिटल। अब ये नीचे आ गए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, इसमें फोर्स क्या लगेंगे? एक नीचे वेट लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? बायनसी फोर्स प्लस फोर्स। क्योंकि विस्कस यानी तो विस्कस फोर्स लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया? बायनसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, पूछा क्या है आपको? क्या बोला है? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, ये विस्कस फोर्स पूछा है तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देखो 6 पाई मीटा आरवी होता है। लेकिन यहाँ पर ना ही आर दिया हुआ है ना ही वी दिया हुआ वेलोसिटी। आर एक आंसर में तो हम लोग आर और वी के टर्म में क्या दिया? उस बॉल का मास दिया, उस बॉल की डेंसिटी दी, उसके टर्म में क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आने बात? विस्कस फोर्स पूछा तो सिंपल सी फॉर्मूला 6 पाई मीटा आरवी, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्म में नहीं निकालना, आपको मास और डेंसिटी के टर्म में निकालना। तो हम ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो विस्कस फोर्स का वो वेट माइनस ये कर जाएगा, वेट होता है क्या? मास इनटू जी, और मास में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वेट किसका? बॉल था ना, तो डेंसिटी ऑफ द बॉल, द बॉडी इनटू वॉल्यूम v इनटू जी, ये वेट हो गया। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो गया, माइनस बायनसी फोर्स होता है रो ऑफ द लिक्विड जो इसमें सराउंडिंग है, इनटू वॉल्यूम इनटू होता है वो जीवी, यानी वॉल्यूम पूरा सबमर्ज है। यहाँ पर वॉल्यूम ध्यान रखना होगा कितना उसके अंदर है पूरा, ये आ गया। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी डेंसिटी क्या दिया हुआ है? बॉल D1 और इसकी डेंसिटी यहाँ से B इंटू जी कॉमन हुआ। अच्छा, B क्या है? किसका वॉल्यूम? बॉडी का। और बॉडी का वॉल्यूम मास दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम को हटाना है। तो इस वॉल्यूम की जगह क्या करो? मास अपॉन आगे बात समझिए, D1 को अंदर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस D2 बाई D1। चलो मेरे भाई, समझ में आई बात? हम कॉन्सेप्ट पे वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन। कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर? और बचा होगा लास्ट 42, इलस्ट्रेशन नंबर 42। देखिए 42 वाले में क्या दिया हुआ है? एक बॉल है ना, क्या दिया हुआ बॉल के बारे में? ये कहीं से ऊपर से गिर रहा है और नीचे एक लिक्विड दिया हुआ है। लिक्विड क्या? वाटर है। वाटर में यहाँ से वाटर अब कितने हाइट से, मान लीजिए h हाइट से गिर रहा है। ये हाइट क्या पूछा है? यही कितने हाइट से गिर रहा है, यानी वाटर के सरफेस से ऊपर से गिराएगा। उसके बाद इसमें गिरने के बाद क्या बोला है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ से मूव करेगा, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है लिक्विड के अंदर उसको क्या बोलेंगे? यही पूछा। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? बोला जितना ये नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ पर एकदम बॉटम पे कितनी स्पीड हो जाएगी? ये पढ़ाना फ्री फॉल, कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है, h हाइट पे देखना है तो 2gh,
यानी इसकी स्पीड यहाँ पर कितना होगा √2g, यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी इसको मिल रही है कितनी मिल रही है √2g, वो कौन दे रहा है, हाइट दे रहा है। यानी ऊपर से गिरा रहे हैं तो h हाइट से नीचे तक आया तो उसको √2g और उसी स्पीड के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो पानी के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, जो √2gh है वही किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, and 2/9 r² rho of the body minus rho of the liquid into g upon r/9। क्योंकि यहाँ पर बोला ये पहले इसको, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको पानी के नीचे अंदर दे रहा था, अभी पहले ऊपर से गिराया गया है, बहुत ऊपर से। तो जो ऊपर से गिराया गया है तो पहले स्पीड गेन करेगा ना हाइट से, तो यहाँ तक पहुंचा तो उसके पास यहाँ तक आने में √2gh वेलोसिटी मिली। अब उसी वेलोसिटी के साथ ही कांस्टेंट के साथ यानी टर्मिनल वेलोसिटी √2gh। अरे आया समझ में। अब यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे, √2 into g into 2/9 कितना रेडियस दिया होगा उसका, 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ बॉडी और लिक्विड वाटर होगा, g की वैल्यू 9.8, मीटा कितना दिया, -6 क्या दिया था, असाइनमेंट क्या दिया। आगे बात समझे, ये 9.8 से 9.8 ये हो जाएगा √2gh 2/9 10⁻⁻8। ये कितना होगा, 9000 होगा क्या, अरे बोलो, ये 10⁻⁴ 10,000 और ये 1000 10,000 - 1 कितना होगा, कल से सब लोग तुर्बेटी क्या आएगा, 10,000 होगा, ये 1000 होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻⁻6, ये हो जाएगा √2gh 2/9 into 1 से कैंसिल होकर 10⁻⁻2, यहाँ पर कैंसिल होकर 9000 बचेगा, यानी 9 × 10⁻9 से 9 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 20 आएगा। √2gh की वैल्यू 20। अब इसको एडिट कर लीजिए, 2gh = 400, h की वैल्यू 400 अपॉन 2 into g की वैल्यू 9.2, ये 200 हो जाएगा, यानी 20 से ज्यादा 21 मीटर के आसपास है, कितना है 20.2, 20 से ज्यादा और थोड़ा 20.2। समझ में आ गई बात, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना था भाई, इसके मैं जोर दे रहा हूँ कि इसको जो टर्मिनल वेलोसिटी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, वो उसके हाइट की वजह से। वो पानी में, अब बिल्कुल पानी में गिराया गया, ऊपर से गिराया गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पानी में गिराया गया तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, यहाँ पर क्या ऊपर से लिया है तो वो ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्पीड को गेन करेगा। हो गया, तो पहला क्वेश्चन करिए, बिगिनर्स ऑफ 5। देखिए क्या दिया हुआ है, बिगिनर ऑफ 5 क्वेश्चन नंबर 1। एक वुडन का प्लेट है, ऐसे मान लीजिए लार्ज वुडन प्लेट, यहाँ पर वाटर का सरफेस है, इसमें लिक्विड है, इसके ऊपर ये वुडन प्लेट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर, और ये कितना डीप दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, इसका मीटा कितना दिया हुआ है 10⁻⁻2। पूछा कितने फोर्स से मूव कर रहा है, तो वही विस्कस फोर्स पूछा। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भैया, इसके लिए यहाँ मीटा ए वी अपॉन मीटा क्या कितना रखेंगे 10⁻⁻³ रखेंगे भैया, एरिया दिया हुआ 10 मीटर, डीवी ये रेस पर है, ये 2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 2, और ये चेंज इन बाई कितना है 1, 2 into 10⁻⁻2 न्यूटन, यानी 0.02 न्यूटन। ये आया आंसर।
यही सबका आया है। सेकंड वाला करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 1 मीटर मूव पैरेलल टू अ सेकंड प्लेट विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अब स्क्वायर प्लेट, यहाँ पर एक स्क्वायर का प्लेट रखा है, कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड, जिसकी साइड दिया हुआ है 1 मीटर। A thin layer of water exists between the plate। एक मान लीजिए यहाँ पर ये है और एक प्लेट यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों प्लेट के बीच में एक थिन लेयर है। If the viscous force is 2 न्यूटन, विस्कस फोर्स दिया हुआ कितना, 2 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ 0.01 टॉइस। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये dy पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यही पूछा है। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन समझ आया? ये दो प्लेट है, एक प्लेट यहाँ मान लीजिए हम टेस्ट कर रहे हैं और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, मीटा ए डीवी अपॉन, ये विस्कस फोर्स दो लेयर के बीच में, और वो वाला विस्कस फोर्स 6 पाई मीटर भी था, वो भी तो वो कोई एक लिक्विड जो है किसी बॉडी पे लगा, स्फेरिकल बॉडी पे, स्फेरिकल बॉडी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन, ये dy पूछा है। मीटा की वैल्यू कितना, 10 की पावर, बहुत बढ़िया, 10 की पावर -2, और साई क्यूब करने के लिए 10 की पावर -1 से डिवाइड। एरिया कितना होगा, देखिए आता है, क्योंकि मीटर 1 मीटर दिया हुआ तो साइड का स्क्वायर होना 1 मीटर। डीवी स्पीड दिया हुआ 4, फोर्स दिया हुआ 2 mm है ना, 2 into 10 की पावर -2 mm। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में बस पुट करना है, टैग में आंसर आ जाएगा। अरे बच्चा, और वाला समझ में आ रहा है क्या है, एक एयर बबल है, एयर बबल समझ रहे हैं, वाटर के अंदर कोई बबल, कितना रेडियस दिया हुआ इसका, 1 mm। ये मान लीजिए मूव कर रहा होगा, है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी दिया होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2/9 into r², रो ऑफ द बॉडी एंड रो ऑफ द ड्रॉप माइनस रो ऑफ द लिक्विड into g अपॉन मीटा पूछा, मीटा को इधर कर लीजिए, 2/9 r², रो ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द लिक्विड into g अपॉन। अरे भाई 2/9, r कितना दिया, r किसका रखेंगे, उस ड्रॉप का, ना कि उस सिलिंड्रिकल कॉलम का जिसपे वो मूव कर रहा है। r यहाँ सब में उस ड्रॉप का रेडियस रखना है, कितना है रेडियस, 1 mm है, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर। बॉडी मतलब इस ड्रॉप की डेंसिटी कितना दिया हुआ, ड्रॉप की डेंसिटी 1. एयर बबल, तो भाई यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी दी है ना 1.47, जिसमें वो मूव कर रहा है ना, बबल की डेंसिटी नहीं दी हुई है ना, बबल की डेंसिटी तो उसको 0 कर दें, है ना, इसको 0 कर देंगे और इसकी डेंसिटी रख लेंगे और माइनस को इग्नोर कर देंगे, माइनस में आए, क्योंकि इसकी डेंसिटी अगर हम 0 रखेंगे, क्योंकि बबल की डेंसिटी को कर रहा है, एयर बबल वहां मूव कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा क्यों, समझिएगा क्यों माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर बबल है वो ऊपर जा रहा है, या कि नहीं, क्वेश्चन पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, एयर बबल यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अरे भाई सुनो, बबल ऊपर जा रहा है मतलब बबल की डेंसिटी कम होगी ना, हल्का ना होगा, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला इसके लिए चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रो ऑफ द लिक्विड माइनस रो ऑफ द बॉडी। वो तो बात में है, वो कॉन्सेप्ट नहीं, एयर की डेंसिटी। पहले ये समझना है कि ये ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, तब इसमें जो लगेगा,
अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? ये ऊपर नीचे लगेगा, यानी ऊपर सिर्फ क्या लगेगा? बाउंसी फोर्स और नीचे ये लगेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस वाले क्वेश्चन। पहले बॉल नीचे जा रहा था तब विस्कस प्लस बाउंसी वेट के इक्वल था, विस्कस बाउंसी दोनों ऊपर लगा। यहां पर बॉल ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे और वेट भी नीचे, और ऊपर क्या लग रहा होगा? समझ आई बात? तो सॉल्व करेंगे इससे तो रो ऑफ द लिक्विड माइनस रो ऑफ द बॉडी हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आई बात? पहले तो ये कॉन्सेप्ट सीखना है। अब बॉडी की डेंसिटी यानी क्या है? एयर है, उसको क्या करना होगा? लिक्विड की डेंसिटी दी हुई 1 पॉइंट, अच्छा सेंटीमीटर में रखना, तो इसको 10⁻⁻² करेंगे, सबको सेंटीमीटर में, है ना? और इसकी डेंसिटी 0, जी की वैल्यू दिया है मुझे लगा 980, और टर्मिनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 2.2 ये दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। 2/9 सबको सेंटीमीटर में रखा हूं तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। 1.47 into 980, ये कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ? 7 3 जा पहले गैस में लगा लीजिए, इसको 21 कर लेते हैं, 200, इसको 147, है ना? 7 से करेंगे 21 और 7 है ना? फिर से ये 3 से कैंसिल होगा, 3 7 या 3, तो ये 0 से 7 से करेंगे 40/9 into 98 into 10⁻⁹ 9 से कर लेंगे अप्रॉक्स 11 आएगा, 450 के आसपास आएगा into 10⁻⁴, और सीजीएस में क्या पॉइंट में आया होगा ना? 1.5 154 into 10⁻⁴ कितना है? 1.54 इसको क्या यूनिट क्या है? ऐसा 10⁻⁶ ज्यादा, हाँ 1 पॉइंट ये हो जाएगा 1.54 into 10⁻⁻²। रेडियस mm में होगा तो 10⁻⁻1 ना होगा, 3 की होगा, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, है ना? सेंटीमीटर में करना है ना, 1.54 यही आंसर है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, समझ में आया सबको? इसमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, एयर कट बॉल। नेक्स्ट करिए, liquid flows through two capillary tubes connected in series. Their length are L and 2L and radii are R and 2 R respectively. Then their pressure difference across the first and the second tube are in the ratio.
तो सेम होगा, है ना। पाइप में फ्लो रेट अगर क्या होता है फॉर्मूला, पाइप में अगर फ्लो रेट निकालो, फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? अरे फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो इक्वेशन है ना फ्लो रेट। फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई पाइप है उसमें नॉन विस्कस फ्लूइड है तो एरिया इनटू वेलोसिटी, अगर नॉन विस्कस है तो एरिया इनटू, लेकिन विस्कस दिया हुआ ना, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम विस्कस मान लेंगे। प्रेशर डिफरेंस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, उसी के क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो विस्कस वाले में दिया, तो विस्कस वाले में जो फ्लो रेट होता है, यानी जो Q होता है dV अपॉन dt होता है, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पाई बाई 8 VR की पावर 4 मीटा इनटू। तो पाइप कोई भी रहे, फ्लो रेट तो हमेशा सेम रहेगा ना, दोनों पाइप के फ्लो रेट सेम रहेगा। दोनों पाइप में जो फ्लो रेट रहेगा Q1 और Q2 क्या होगा, यानी पाई बाई 8 PR की P1 R1 की पावर 4 मीटा भी भाई सेम लिक्विड है, L1 इज इक्वल टू पाई बाई 8 P2 R2 की पावर 4 अपॉन मीटा इनटू L2। अरे बोलो भाई, फिर दोनों किसमें लगेंगे, सीरीज में, तो जितना इसमें फ्लो रेट होगा आगे भी जाकर उसी में फ्लो रेट होगा सेम। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ा सबने, फ्लो रेट क्या होगा, जो पाइप है इधर जा रहा है, एक आगे पाइप लगा, दोनों में फ्लो रेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में लगा हुआ, तो दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेट कर दिया, और सेम लिक्विड जा रही है तो मीटा भी दोनों में सेम। पूछा क्या है, यही प्रेशर डिफरेंस का रेशियो ना, P1 अपॉन P2 पूछा है, तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 की पावर 4 इंटू L1 बाई 8, ये हो जाएगा। कितना दिया हुआ रेडियस का रेशियो, कौन रेडियस क्या दिया हुआ, पहला R दिया हुआ, और R2 कितना होगा, 2R अपॉन R हो गया, लेकिन पहला क्या दिया हुआ और दूसरा 2L, ये हो जाएगा, ये कैंसल, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 या 1 बाई 8, यानी कितना आ जाएगा 8:1 प्रेशर। यानी पहले पाइप में जो प्रेशर डिफरेंस होगा 8 होगा, दूसरे में 1। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, दोनों पाइप सीरीज में तो फ्लो रेट सेम, तो फ्लो रेट का बस दोनों पाइप के लिए फॉर्मूला है। पैरेलल होता तो अलग अलग होता है ना, क्योंकि पैरेलल होता तो फिर उसके बाद वो अलग वेलोसिटी होती है, उसकी अलग वेलोसिटी होती है, तो कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अब इस चैप्टर की हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, सरफेस टेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझने में बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है ना। इमेजिन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होता है ये सब। तो पहले हेडिंग लिखेंगे सरफेस टेंशन, हेडिंग क्या, चैप्टर का नाम लिखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ठीक है, सरफेस टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी तैयारी करें, है ना। किसकी तैयारी, सरफेस टेंशन को पढ़ने की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। तो इस टॉपिक में पहली हेडिंग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहली टॉपिक लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पहली हेडिंग। इस चैप्टर में पहली हेडिंग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ना, चार्ज भी हो सकता है मॉलिक्यूल, वो अलग है ना, लेकिन इसका नेचर पूछेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो इंटरमॉलिक्यूलर। और होता क्या है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स किसी भी सब्सटेंस, जैसे चेयर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ही तो बना हुआ है, तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स उसी को क्या बोलेंगे। जैसे एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, जो दो एयर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। समझ में आएगा? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। आगे बात समझ, यानी ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके लिए एक ग्राफ है, ग्राफ क्या है वो मैं उससे आपको ग्राफ से समझा दे रहा हूं। एक मैंने आपको न्यूक्लियर फोर्स के जैसे समझाया था, सेम उसी तरीके से ये भी होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ऐसे ही ग्राफ था न्यूक्लियर फोर्स का। यहां पर देखिए 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम तक अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम है तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और 5 एंगस्ट्रॉम, जब ये R की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जब ये 3 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगा, अच्छा अगर 3 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक उसका नेचर कैसा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव नेगेटिव है। और 3 एंगस्ट्रॉम से कम पर रिपल्सिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिपल्सिव होता है, और लेकिन ज्यादातर 3 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच की डिस्टेंस होती है। और क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, बहुत, यानी ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स था, वैसे ये भी क्या होगा, शॉर्ट रेंज, यानी ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज। और कहां तक है, 10 एंगस्ट्रॉम तक है। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रेडियस कम करेंगे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर बढ़ेगा ना वैल्यू, रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R डिक्रीज करेंगे यहाँ से 10 एंगस्ट्रॉम से तो फोर्स क्या हो रहा है, आधी बात समझ। या यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो रेडियस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में समझ में आया जितना मैंने बताया, समझ में आया ना? और देखिए ये ये 10 एंगस्ट्रॉम है ना, जो 10 एंगस्ट्रॉम है ना, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। जो 10 एंगस्ट्रॉम है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ये है और 10 एंगस्ट्रॉम से कम में ही अगर मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल 10 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस के बीच में रहेगा, तभी तो वो फोर्स लगा पाएगा, उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। तो वो डिस्टेंस जहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। यानी 10 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, समझ में आया? जहां तक वो फोर्स लगा सके, ठीक। अच्छा अब उस मॉलिक्यूल को हम सेंटर मानकर और 10 एंगस्ट्रॉम का रेडियस लेकर एक स्फीयर बना देते हैं। इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये क्या होगा, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, अब इसके इस मॉलिक्यूल का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तभी तो वो फोर्स लगाएगा। और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितने रेडियस का, 10 एंगस्ट्रॉम का, उसके मॉलिक्यूलर रेंज की रेडियस हमने लिया, वो नहीं का बनाया। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो स्फीयर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का कि उस स्फीयर के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा तब उसमें फोर्स लगेगा, अगर उसके बाहर रहेगा तब फोर्स नहीं है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आया? अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर होगा तो ये वाला मॉलिक्यूल इस पे फोर्स, अगर कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल 10 एंगस्ट्रॉम से दूर पे है और ये वाला मॉलिक्यूल 10 एंगस्ट्रॉम से कम। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आया, मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आया, समझ में आया क्या? अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। ये दो तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। बहुत बड़ी बात होगा केमिस्ट्री, राइट। कोहेसिव फोर्स का मतलब को मतलब को का मतलब सेम, को का मतलब सेम, यानी कि अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल यानी सेम तरीके के मॉलिक्यूल है, तब उनमें लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम लोग ये चीजें इलेक्ट्रॉन की बात कहीं पढ़ेंगे, मतलब अट्रैक्टिव है ना। जैसे वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल, वो दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स है? समझ में आ रही बात? जैसे वाटर को मैंने इस पे टेबल पे गिरा दिया, अब वाटर और टेबल के बीच में लगने वाला फोर्स, लेकिन वाटर और वाटर के बीच में, टेबल और टेबल के बीच में, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। समझ में आई बात? वाटर और वाटर के बीच में लगने वाला, मरकरी को अगर मैंने इस पे गिरा दिया था, ये इंक और ये बोर्ड के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स। जो इंक और पेन और जो पेन की इंक और पेपर के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स। आ रही बात समझ में? इंक और इंक के बीच में लगने वाला समझ में आ रही बात? एक चीज बता दीजिए, लास्ट की बात बता, इंक और इंक के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स और इंक और पेपर के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स, कौन ज्यादा है? इंक और पेपर के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स, इंक और इंक के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स, कौन ज्यादा है? लगने वाला क्यों ज्यादा है? हाँ, वेरी सही सही सही। क्योंकि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता तो इंक निकलती ही नहीं, करे उसको पेपर को मार के भगा देती, कहती नहीं मैं इंक के पास ही रहूं। आगे बात समझे? वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तभी तो पेपर इंक जो पेपर के पास चली जा रही है। यहाँ भी इस इंक और बोर्ड के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्ट के ज्यादा करे तभी तो वहां चली जा रही। अगर इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता तो वो जाती नहीं, वो इसी के पास। समझ में आएगा? कभी कभी मार्कर से दिखाता नहीं है, उस समय इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात? इंक रहती है इसमें तब भी कभी कभी नहीं दिखाता, वो टेम्परेचर की वजह से या लिक्विडिटी की वजह से हो जाता है। समझ में आ गई बात? कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स समझ में आया? पूरी कहानी समझ में आई सबको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखेंगे अभी। हो गया ग्राफ क्या? अब लिखेंगे इलस्ट्रेशन, कुछ है, कुछ इलस्ट्रेशन मैं बता दूं आपको इसके बारे में। 3 इलस्ट्रेशन है। पहला इलस्ट्रेशन ये है, बताइएगा अगर मैं पानी को किसी ग्लास के सरफेस पे गिराऊं, ये मान लीजिए ग्लास का सरफेस है, पानी को इस पे गिराऊंगा तो क्या पानी गिलास के सरफेस को भिगोएगी? क्यों? गिलास के सरफेस, गिलास दिखता नहीं है, गिलास का पानी, गिलास में पानी आप डालेंगे नहीं तो दिखता है ना। तो इसका मतलब कि पानी अपने वाले मॉलिक्यूल को छोड़कर गिलास के मॉलिक्यूल के पास गई। इसका मतलब कि वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स वाटर और गिलास के एडहेसिव फोर्स से कम रहा होगा, यानी वाटर और गिलास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होगा वाटर और वाटर के बीच में जो कोहेसिव। तभी तो वाटर अपने मॉलिक्यूल को छोड़कर कहां चली गई? गिलास में। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप पानी को गिलास के सरफेस पे रखेंगे तो गिर जाएगा। क्लियर? अगर
मरकरी को गिलास के सरफेस पे रखेंगे तो क्या मरकरी भिगोती है? देखा आपने मरकरी? मोबाइल में देखा, और वहाँ उसमें लैब में नहीं देखा है? मरकरी आप एक लिक्विड होता है, जाके देखिएगा नेट पे सर्च करके यूट्यूब पे, एक लिक्विड होता है उसको हाँ थर्मामीटर में लगा दो, बाहर नहीं रहता ना, देखिएगा। अच्छा थर्मामीटर में रहता, थर्मामीटर गिलास रहता है क्या? थर्मामीटर भीगता है? नहीं भीगता, लेकिन उसमें पानी लगेगा तो भीग जाए, तब वो हमेशा लगेगा कि थर्मामीटर हमेशा भीगा हुआ है। लेकिन उसमें मरकरी रहती है तो कभी थर्मामीटर आपको लगता है कि भीगा हुआ है? नहीं, क्योंकि मरकरी अपने मॉलिक्यूल से ज्यादा फोर्स लगाती है, यानी मरकरी और मरकरी के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा एज कंपैरिजन टू मरकरी और ग्लास। समझ में आई बात? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बीच में कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे समझ में आया? क्लियर? लिखेंगे ये वाला पॉइंट पहला है एक्सप्रेशन क्या? तीसरा समझेंगे ऑयल और वाटर का केस। देखिए जो वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो वाटर और गिलास से कम होता है। वाटर और गिलास का सरफेस लेंगे तो उससे कम होता है, लेकिन ये एडहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल वाटर, ऑयल और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है उससे ज्यादा होता है, और इससे कम होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल के बीच में कोहेसिव। समझिएगा वाटर और ऑयल का केस है ना, ये ऑयल और वाटर का केस है। जब ऑयल को वाटर में डालेंगे या वाटर को ऑयल में डालेंगे तब सबसे ज्यादा फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होगा। वाटर के बीच में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा, वाटर और ऑयल के बीच में उससे कम होगा, और ऑयल और ऑयल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सबसे कम होगा। यानी कोहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड ऑयल मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। ठीक, अब मान लीजिए मान लीजिए बाइक की टंकी है, पेट्रोल है, मैं ऊपर से उसमें पानी डाल दूंगा तो क्या पानी जो है उस ऑयल पे पूरा फैलेगा? बोलो भाई। अरे तेल रखा हुआ है मालिक कंटेनर में, मालिक कढ़ाई में आपके घर पे तेल रखा हुआ है, उसमें आप पानी डाल दिए ऊपर से, तो क्या पानी जो होता है पूरे कढ़ाई में फैल जाता है? नहीं फैलता, वो ग्लोब्यूल बना लेता, छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो कमी एरिया में रहना चाह रहा है। पानी आप डालेंगे पूरे सरफेस पे, तेल के पूरे सरफेस पे नहीं फैलेगा, क्योंकि वाटर और ऑयल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो वाटर के कोहेसिव फोर्स से कम है। यानी वाटर आप डालेंगे तो वाटर जो है ऑयल को पसंद नहीं करेगा, वो अपने ही मॉलिक्यूल को क्या करेगा? पसंद करेगा, इसलिए वो ऑयल ही क्या सॉरी वाटर ही फोर्स लगाना चाहेगा, इसलिए वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूल पूरे सरफेस पे नहीं। अरे बोलो भाई बात समझ में? यानी कि वाटर को अगर आप ऑयल में डालेंगे तो वाटर का कोहेसिव फोर्स ज्यादा, तो वो ऑयल पे नहीं फैलेगा, वो जो है ग्लोब्यूल बना लेगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, तो वो पूरे में फैलेगा। समझ में आई बात? कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, एडहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल वाटर से क्या होगा? अरे बोलो भाई। अब मान लीजिए एक कढ़ाई लीजिए, उसमें पहले पानी डाल दीजिए, अब पानी पूरा भरा, ऊपर से तेल डाल दीजिए। ऊपर से अगर तेल डालेंगे तो क्या तेल पूरे पे फैलेगा कि वो भी नहीं फैलेगा? आप जाकर देखिए, तेल डालेंगे, तेल की एक पूरी लेयर बन जाती है वाटर सरफेस के ऊपर। एक गिलास में पानी लीजिए, ऊपर से तेल डाल। अरे चाय पिए हैं, चाय जब दूध बहुत ज्यादा घी वाला रहता है, कभी ऐसी चाय पिए बहुत ज्यादा घी वाला रहता है तो ऊपर घी की लेयर बन जाती है कि नहीं बन जाती है? एकदम बेकार चाय होती है वो वाली, है ना? तो वैसे ही अगर आप पानी है, पानी में अगर तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे तो ऑयल पूरा फैल जाएगा वाटर के सरफेस पे, क्योंकि ऑयल जो है अपने मॉलिक्यूल को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑयल और ऑयल के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स कम है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा पसंद करेगा, यानी एडहेसिव फोर्स ऑफ बिटवीन ऑयल एंड वाटर ज्यादा है। तो ऑयल को अगर हम
वाटर में डालेंगे तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन वाटर को हम लोग ऑयल में डालेंगे तो पूरा नहीं फैलेगा। समझ में आई बात? उसका रीजन क्या है? यही लाइन क्लियर? क्या समझ में आया? देखिए थर्ड इलस्ट्रेशन लिखिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। हेडिंग लिखिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है ना। अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में सरफेस टेंशन है क्या, तब जाकर हम लोग सरफेस टेंशन की डिफिनीशन। तो पहले आज हम लोग समझेंगे सरफेस टेंशन आया कहां से, क्या है बला, ये कैसी बला है। देखिएगा, ये मैंने एक कंटेनर लिया है ना, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया बड़ा सा, मान लीजिए यहां पर क्या है, लिक्विड, तो रहने से बाहर आया, ये मान लीजिए ले लिया मैंने एक लिक्विड, ऐसे लिक्विड है, बोलो भाई पूरा लिक्विड एक कंटेनर में भरा हुआ है ना। समझेंगे हम लोग क्या होता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मैंने यहां पर ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने मान लीजिए यहां पर ले लिया, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने यहां पर, है ना। ये मॉलिक्यूल में एक ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का मैंने ये क्या बना दिया, अरे बोलो यार, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये मैंने एक मॉलिक्यूल है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब पे फोर्स लगाएगा। ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल होंगे, चारों तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो इस मॉलिक्यूल पे ये मॉलिक्यूल जो चारों तरफ के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो ये चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल है। अरे बोलो भाई, एक मॉलिक्यूल में मान लीजिए यहां पर ले लेना, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बन रहा है, एकदम ये टॉप, यानी ये आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहां पर बन रहा है। ये आपकी मान लीजिए एक लेयर, एकदम टॉप पे है। तो इसमें भी देखिए चारों तरफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें भी क्या लगेगा, ये इसकी रेडियस मान लीजिए 10 की पावर -10 मीटर है, ये 10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। अब इस 10 एंगस्ट्रॉम मतलब ऊपर वाले सरफेस से उसके मॉलिक्यूलर रेंज से नीचे मैंने लिया है, 10 एंगस्ट्रॉम पे मॉलिक्यूल लिया। अब सरफेस से 10 एंगस्ट्रॉम से भी ऊपर में कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर, ये 10 एंगस्ट्रॉम था, ये यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉम था, इससे भी ऊपर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया। अगर मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि लिक्विड से बाहर भी चला जाएगा, क्योंकि अब 10 एंगस्ट्रॉम रेडियस को 10 एंगस्ट्रॉम इतना था, तो अब मैं ऊपर ले लिया उसका मॉलिक्यूल, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा मेरे भाई, कुछ ऐसे लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये लगा। इसमें तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा था तो 0, इस पे भी चारों तरफ से लग रहा था तो 0, इस पे चारों तरफ से नहीं लग रहा, नीचे फोर्स ज्यादा लग रहा, ऊपर फोर्स नहीं लग रहा ज्यादा, इस पे
नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अगर मैं मेरे भाई एकदम टॉप पे ले लिया एक मॉलिक्यूल, एकदम यहाँ ले लिया, तो इसका स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस कुछ ऐसे बनेगा मेरे भाई, बनेगा इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा। बोलो भाई ये बना। अब इसके तो सिर्फ और सिर्फ नीचे लग रहा है, ऊपर तो एकदम नहीं लग रहा इसके। अरे बोलो भाई, तो इसमें तो सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यानी कि जितने भी सरफेस, जितने भी मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूलर रेंज में, यानी ये जो फिल्म है, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये मान लीजिए एक्स और वाई नाम दे रहा हूँ, है ना। अगर ये कोई सरफेस है, इस फिल्म से ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल है, नहीं इस फिल्म से नहीं, यहाँ पर नहीं है ना, कहाँ पर उसके सेंटर, दूसरी वाला सेंटर भी, ये जो होगा एक्स वाई यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर रहेगा इसके ऊपर, ये जो एक्स वाई एक्स मैंने लेयर बनाई, इस लेयर से ऊपर अगर इसमें कहीं भी मॉलिक्यूल होगा, इस वाले मॉलिक्यूल ये लेयर पे है, नीचे वाले लेयर, तो उस पे तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन इससे ऊपर या ये जो सरफेस है ऊपर, इस पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो उस पे हमेशा नेट डाउनवर्ड क्या लगेगा, फोर्स। अरे इतनी बात समझ आई। अच्छा कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव या एडहेसिव? कोहेसिव ना, पर ही तो वाटर का ही मॉलिक्यूल को लगा रहा है उसको। अरे बोलो भाई, अरे इतनी बात समझ में आई। यानी कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल ऊपर वाले फिल्म पे सरफेस पे होता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, यानी उसके नीचे की तरफ हमेशा क्या लगेगा, सारी बात समझे। लेकिन जो नीचे रहेंगे वो हमेशा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में ये नीचे आएगा। अगर इसको ऊपर लेके जाना, ये नीचे आ गया, मतलब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूंगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे, ये तो अपने से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर लेके जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है उनको क्या देना पड़ रहा, क्या देना पड़ रहा, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अरे ऊपर लेके जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी ना। तो हम उस मॉलिक्यूल को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी यहाँ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ऊपर मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम। जो नीचे मॉलिक्यूल होंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे, इधर सुनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। आई बात समझ में? ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी कम। तो कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है। जो जिसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी तो किड़किड़ाएगा ना, वो भागेगा ना, इधर उधर भागना चाहेगा ना, उसके पास एनर्जी जो है ज्यादा है ना, तो स्टेबल नहीं रहेगा। अभी आपको पैसा दे दिया जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी ना, तो रुकेंगे घर में, जाएंगे ये मॉल वो मॉल, यहाँ रेस्टोरेंट, ये ढाबा वो ढाबा, खाएंगे ना जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। जब पैसा खत्म तब लाचार हो जाएंगे, तो फिर से अपने पास आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा, वो स्टेबल नहीं है, मकान स्टेबल है कम, और ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हर आदमी क्या करना चाहता है, हर आदमी को पैसा कमाना चाह रहा है, हर आदमी को स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है, तो इसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए। ऊपर वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? नीचे आएगा तो फिर से तो
ऊपर तो कोई कोई रहेगा ही। अगर वो नीचे आना चाहेगा, ये मान लो नीचे आ गया, तो फिर से तो कोई जाएगा ही ऊपर। हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ये मॉलिक्यूल मान लो नीचे आ गया तो ये तो फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या करेगा बेचारा, वो कैसे अपने एरिया को मैक्सिमम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सरफेस, यानी वो नीचे आ सकता है लेकिन नीचे आएगा तो फिर से तो कोई ना कोई वहां जाएगा। तो यहाँ वाली मॉलिक्यूल जो है वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे मिनिमाइज करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। मतलब वो ये कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो कम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो कम से कम मॉलिक्यूल्स यहाँ कम रहे या भीड़ ज्यादा रहे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करने के लिए ये क्या करते हैं, ये वहां की एरिया को मिनिमाइज करते हैं। जो सरफेस होगा ये सरफेस की एरिया को मिनिमाइज करेंगे, जो ऊपर वाला सरफेस उस सरफेस की एरिया को मिनिमाइज करेंगे ताकि कम मॉलिक्यूल्स रहे तो वहां पर कम पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आएगा। और एरिया को मिनिमाइज वो कैसे करेंगे, कौन से सरफेस की एनर्जी मिनिमम हो, कौन से सरफेस की एनर्जी मिनिमम, यानी कोई शेप में दे दूं तो आप बोलो आप एरिया को मिनिमाइज करिए तो कौन से शेप में वो होना चाहिए तो इसकी एरिया मिनिमाइज हो। पढ़ा कभी आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कि एरिया मिनिमाइज करने के लिए कौन सा सरफेस होना चाहिए। सबसे कम एरिया, सबसे कम एरिया स्फीयर है ना। अगर आप सेम वॉल्यूम का क्यूबॉइड लीजिए, क्यूब लीजिए, सिलेंडर लीजिए, स्फीयर लीजिए तो स्फीयर की एरिया, तो वो एरिया को मिनिमाइज करने के लिए इस ऊपर वाले सरफेस को क्या करेगा, ये जो सरफेस है वो कैसा बनने की कोशिश करेगा, स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल बनेगा, नहीं थोड़ा सा कर्व होगा। समझ आएगा। वो आपको दिखता नहीं है, क्या पता आप ऑब्जर्व किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो गिलास, आप गिलास में पानी लीजिएगा, आ जाइएगा आप खाली के टाइम, तो स्टार्ट करने से पहले देखिएगा एकदम ध्यान से ऊपर वाला सरफेस वो एकदम प्लेन है कि कर्व, हल्का सा कर्व होगा। हाँ पूरा गिलास भर देंगे तब आपको दिखेगा। हाँ टेस्ट ट्यूब में भी दिखेगा, वहां पर भी दवाई के हाँ हाँ दिखता है, स्फेरिकल रहता है कि नहीं। कोई भी सरफेस होगा, आज क्लियर हुआ आपको कि क्यों ऊपर वाला सरफेस हमेशा स्फेरिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्यों स्फेयर हो रहा है। वो स्फेयर इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी एरिया मिनिमाइज हो जाए। और एरिया क्यों मिनिमाइज कर रहा है, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, ऊपर रह के भी वो स्टेबल। समझ में आएगा मेरे भाई। वो अब स्टेबल होना चाह रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, यानी एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वो स्फेरिकल शेप देना चाह रहे हैं। और स्फेरिकल शेप बनाने के लिए वो मॉलिक्यूल फिर खींचेंगे एक दूसरे को, खिंचाव उसमें होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा उसमें खिंचाव होने लगेगा, यानी वो जो ऊपर का सरफेस है वो खींचने लगेगा और खींच के स्फेयर बनेगा ना। क्योंकि जब स्फेयर बनने की कोशिश करेगा तो खींचेंगे ना मॉलिक्यूल, जो स्ट्रेच होंगे ना। बोलो भाई नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर वाला जो सरफेस है वो स्फेयर बनने की कोशिश करेगा और स्फेयर बनने के लिए वो खींचेंगे, तभी तो स्फेयर बनने की कोशिश करेगा। तो जब खींचेंगे एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएंगे, है ना। और उसी फोर्स को पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है वो जब मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, अच्छा सरफेस टेंशन क्या समझ आए, कोहेसिव फोर्स क्या रेसिव, क्योंकि वही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाकर उसको खींचना, खींच के क्या बनाना चाह रहा है, स्फेरिकल बनाना चाह रहा है सरफेस।
ताकि उसकी पोटेंशियल, ताकि एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो एरिया कम हो जाए तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाए, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? यानी वो स्फीयर को, सॉरी वो स्फेरिकल बनाना था। स्फेरिकल कैसे बनाना था? फोर्स लगा खींचेगा, वो फोर्स पर जो वही जो फोर्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे लगा रहा है, उसको स्फेरिकल बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम उसी को पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? समझ में आई सरफेस टेंशन क्या होता है? पूरी कहानी समझ में आई सरफेस टेंशन? आप जाकर किसी से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, नहीं समझ, अगर मुझसे नहीं समझ, चाहे गारंटी है।